बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी उतनी थकी नहीं थी जितनी आज है, जब दरख्तों की जड़ें जमीन के दिल तक उतरती थी और नदियां अपने किनारों से बातें करती थी। उन्हीं दिनों पहाड़ों की गोद में बसे एक शहर का नाम था सुल्तानपुर। ये शहर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा, लेकिन इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए नहीं कि यहाँ सोने की खदानें थीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ का राजा महाराज विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि विक्रमसेन के दरबार में झूठ की हिम्मत नहीं होती और अन्याय के पांव नहीं टिकते। उनकी आंखें जब किसी के चेहरे पर पड़ती थीं, तो वो चेहरा अपनी असली कहानी खुद बयान कर देता था। विक्रमसेन की उम्र उस वक्त 50 बरस के करीब थी। उनके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेजी थी जो जवानी में हुआ करती थी। उनके कंधे चौड़े थे और चाल में एक ऐसा वजन था जो बताता था कि यह इंसान जिंदगी के तूफानों से गुजरा है और हर बार सीधा खड़ा रहा है। दरबार में जब वो अपनी गद्दी पर बैठते तो पूरा महल जैसे सांस रोक लेता। वजीर हों, सिपाही हों या आम प्रजा, सब जानते थे कि यहाँ हर बात तौल कर कही जाती है और हर फैसला सोच कर लिया जाता है। उनकी रानी का नाम था मृगनयनी। नाम की तरह ही उनकी आंखें थीं, बड़ी, गहरी, और उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को करीब से देखा हो। मृगनयनी केवल राजमहल की शोभा नहीं थी, वो राज्य की रीढ़ थीं। जब भी कोई मुश्किल फैसला आता, विक्रमसेन अपनी रानी से राय लेते, और मृगनयनी की राय हमेशा ऐसी होती थी जो न सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सोचती थी। लोग कहते थे कि इस राज्य की असली ताकत उस महल की उस खिड़की में रहती है जहां से रानी शाम को बाग देखती हैं, क्योंकि उस वक्त उनके जहन में राज्य के लिए सबसे गहरे ख्याल जन्म लेते हैं। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम था रणवीर, जो नाम से ही पहचाना जाता था। लंबा, तगड़ा, तलवार चलाने में माहिर और युद्ध नीति में पारंगत। रणवीर के बारे में पूरा दरबार यही सोचता था कि अगला राजा यही होगा। उसकी आवाज में एक रौब था, उसके चलने में एक ताकत थी और उसके फैसलों में एक सीधापन था जो कभी कभी इतना सीधा हो जाता था कि रास्ते के मोड़ दिखना बंद हो जाते थे। रणवीर को लगता था कि राज्य चलाने के लिए ताकत चाहिए और ताकत ही सब कुछ है। छोटे का नाम था समरथ। उम्र में रणवीर से 7 साल छोटा, कद में भी कम और आवाज में भी कम रौब। लेकिन समरथ की आंखें देखने वाली आंखें थीं। वो जब बाजार जाता तो उन लोगों को नोटिस करता जिन्हें कोई नहीं देखता। वो बुढ़िया जिसकी झोली हल्की थी, वो बच्चा जो भूखी नजरों से दुकान के सामने खड़ा था, वो किसान जो थका हुआ मेड़ पर बैठा था। समरथ के बारे में दरबारी धीमी आवाज में कहते, यह राजकुमार नहीं, कवि है। लेकिन राजा विक्रमसेन समरथ की आंखों में कुछ और देखते थे। वो अक्सर रात को रानी से कहते, मृगनयनी, रणवीर तलवार जीत सकता है, लेकिन समरथ दिल जीतता है, और राज्य दिलों से चलता है, तलवारों से नहीं। यह बात रणवीर तक पहुंची थी, जैसे महलों में हर बात पहुंच जाती है। और उस दिन से रणवीर के दिल में एक कांटा था जो कभी कभी उसकी नींद चुरा लेता था। उन्हीं दिनों सुल्तानपुर के पड़ोसी राज्य मालगढ़ में हलचल मची हुई थी। मालगढ़ का राजा धनंजय एक लालची और क्रूर इंसान था। उसने अपने राज्य की प्रजा पर इतने कर लगाए थे कि लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे हो गए थे। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता वो जेल में पहुंच जाता। मालगढ़ की सड़कें उदासी से भरी थीं और उसके बाजारों में रौनक की जगह डर था। धनंजय को यह भी पता था कि उसकी प्रजा उससे नफरत करती है और यही डर उसे और जालिम बनाता था। धनंजय की नजर अब सुल्तानपुर पर थी। उसके जासूस महीनों से सुल्तानपुर की गलियों में घूम रहे थे, राज्य की कमजोरियां ढूंढ रहे थे। धनंजय को पता था कि विक्रमसेन से सीधे लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने एक और रास्ता चुना। उसने सुल्तानपुर के दरबार में अपने आदमी बिठाने शुरू किए, धीरे धीरे, बड़ी चालाकी से। दरबार के एक वजीर का नाम था चंद्रभान। चंद्रभान पुराना था, अनुभवी था और ऊपर से देखने में बहुत वफादार लगता था। लेकिन उसके घर में एक कमजोरी थी, उसका बेटा जुआ खेलता था और कर्ज में डूबा हुआ था। धनंजय के आदमियों ने यही कमजोरी पकड़ी।
उन्होंने चंद्रभान के बेटे का सारा कर्ज चुका दिया और बदले में चंद्रभान से एक वादा लिया। वो वादा था राजा विक्रमसेन और उनके छोटे बेटे समरथ के बीच फूट डालना। चंद्रभान जानता था कि यह गलत है। रातों को उसकी आंखें नहीं लगती थीं, लेकिन बेटे की जिंदगी और इज्जत के सामने उसका जमीर हारता चला गया। और एक दिन उसने वो काम शुरू किया जो महलों को अंदर से खोखला कर देता है। झूठी बातें, तोड़ी मरोड़ी खबरें और कानों में धीरे से फुसफुसाए गए जहर। उसने रणवीर के कानों में कहा, राजकुमार, मैंने सुना है कि महाराज रात को समरथ को अकेले बुलाते हैं और उसे राजगद्दी की बातें सिखाते हैं। आपको कभी नहीं बुलाया जाता। रणवीर का चेहरा सुनकर पत्थर जैसा हो गया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मुट्ठियां भ्रिंच गईं। उसने राजा के एक करीबी सेनापति से कहा, सेनापति जी, समरथ राजकुमार मालगढ़ के एक व्यापारी से मिलते हैं। मैंने खुद देखा है। सेनापति को शक हुआ, लेकिन उसने जांच नहीं की, क्योंकि चंद्रभान पुराना और भरोसेमंद था। धीरे धीरे महल की हवा बदलने लगी। वो जगह जहां कभी खुलकर बातें होती थीं, वहां अब लोग सोच सोचकर बोलने लगे। रानी मृगनयनी को महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि यह बदलाव कहां से आ रहा है। और उधर समरथ, जिसे इस सब की कोई खबर नहीं थी, अपनी आदत के मुताबिक शहर की गलियों में निकल जाता था, लोगों से मिलता था, उनकी तकलीफें सुनता था। उसे क्या पता था कि उसकी यही सादगी किसी की नजर में उसका जुर्म बन रही है। महल के अंदर जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी, उसकी लपटें एक दिन अचानक ऊंची हो गईं। और उस दिन की शुरुआत हुई एक ऐसी घटना से जो किसी ने सोची नहीं थी। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुले हुए थे और महल के बाग में चिड़िया अभी अभी जागी थीं। समरथ रोज की तरह सुबह बाग में टहलने निकला था। यह उसकी आदत थी। वो पेड़ों के पास जाता, फूलों को देखता और दिन की शुरुआत में अपने ख्यालों को सुलझाता। उसी बाग में एक कोने में एक बूढ़ा माली काम करता था। नाम था हरदेव। हरदेव 50 साल से इस बाग में था। उसने विक्रमसेन को बच्चे से राजा बनते देखा था और अब समरथ को भी वो उसी नजर से देखता था जैसे अपने पोते को। उस सुबह हरदेव की आंखें लाल थीं, जैसे रात भर नहीं सोया हो। समरथ ने रुककर पूछा, हरदेव काका, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? हरदेव ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, राजकुमार, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन डर लग रहा है। समरथ ने उसके पास बैठकर कहा, काका, तुम इस महल के सबसे पुराने इंसान हो, तुम्हें किसका डर? हरदेव ने एक लंबी सांस ली और बोला, कल रात मैं बाग में देर तक था। एक पेड़ में कीड़ा लगा था, उसे देख रहा था। तभी मैंने वजीर चंद्रभान को एक अजनबी से बात करते सुना। उस अजनबी के कपड़ों पर मालगढ़ की बुनाई थी। मैंने पहचानी, क्योंकि मेरी बहन वहां ब्याही है। चंद्रभान उससे कह रहा था कि काम आगे बढ़ रहा है और अगले दरबार में वो ऐसी बात कहेगा जिससे राजकुमार समरथ पर देशद्रोह का शक हो जाए। समरथ के पैरों तले जमीन खिसकती सी लगी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसने हरदेव का हाथ थामा और कहा, काका, तुमने सही किया जो मुझे बताया। अब तुम ये बात किसी को मत कहना, किसी को भी नहीं। अपना काम करते रहो। हरदेव ने सिर हिलाया और चला गया। समरथ वहीं बैठा रहा कुछ देर। उसका दिल तेज धड़क रहा था। देशद्रोह, ये शब्द सुनते ही हर इंसान की रूह कांप जाती है। और अगर यह इल्जाम राजकुमार पर लगे तो राज्य की प्रजा में क्या संदेश जाएगा? उसने सोचा, क्या मुझे अभी पिताजी के पास जाना चाहिए? लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, नहीं, अगर मैं सिर्फ एक बूढ़े माली की बात लेकर दरबार में जाऊं और चंद्रभान इसे मेरी घबराहट बताए तो मेरी बात और कमजोर पड़ जाएगी। मुझे सबूत चाहिए और सबूत मुझे खुद ढूंढना होगा। उस दिन से समरथ ने एक काम शुरू किया। वो चंद्रभान पर नजर रखने लगा, लेकिन इस तरह कि किसी को पता न चले। वो दरबार में बैठता, बातें करता, हंसता, लेकिन उसकी एक आंख हमेशा चंद्रभान पर रहती। 3 दिन बाद देर रात समरथ ने देखा कि चंद्रभान महल के पिछले दरवाजे से निकल रहा है। समरथ ने अपने एक पुराने और भरोसेमंद सेवक, नाम था मोहन, को उसके पीछे भेजा।
मोहन 1 घंटे बाद लौटा और उसने बताया कि चंद्रभान शहर के एक सराय में गया, जहां उसने एक आदमी से मुलाकात की और एक छोटी सी पोटली ली। पोटली में क्या था? समरथ ने पूछा। राजकुमार, मैं पूरी तरह नहीं देख सका, लेकिन वो आदमी जाते वक्त बोला कि अगले दरबार में काम हो जाएगा और मालगढ़ का रास्ता खुल जाएगा। समरथ को अब यकीन हो गया था, लेकिन यकीन से काम नहीं चलता, सबूत चाहिए था। उसी रात समरथ मां के कमरे में गया। रानी मृगनयनी देर रात तक जागती थीं। ये समरथ जानता था। उसने सारी बात बताई, हरदेव से लेकर मोहन तक। मृगनयनी ने पूरी बात सुनी। उनका चेहरा शांत रहा, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान था। समरथ, उन्होंने कहा, तुमने सही किया जो पहले मेरे पास आए। अगर तुम दरबार में जाते तो चंद्रभान इसे तुम्हारी चाल बता देता। तो क्या करें मां? हम उसे खुद उजागर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य चाहिए और एक जाल। मृगनयनी ने रात को ही अपने एक खास सेवक को बुलाया, एक औरत जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा बरसों से रानी की सेवा में थी और उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं था। मृगनयनी ने उसे एक काम सौंपा, जाओ चंद्रभान के घर में काम करने वाली उस औरत से मिलो जो बाजार से सब्जी लाती है। उसे पता करो कि क्या चंद्रभान के घर में कोई अजनबी आता जाता है। सुमित्रा अगले दिन गई और शाम को लौटी। उसने बताया, रानी मां, चंद्रभान के घर में एक कोठरी है जो हमेशा बंद रहती है। उस कोठरी की चाबी सिर्फ चंद्रभान के पास है और हफ्ते में एक बार रात को एक काली पगड़ी वाला आदमी आता है जो उस कोठरी में घंटे भर रहता है और चला जाता है। मृगनयनी ने आंखें बंद की और एक पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, अब हमें बस एक काम करना है। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखा। वो कागज उन्होंने सुमित्रा को दिया और कहा, ये चंद्रभान के उस सेवक को दे दो जो उसके सबसे करीब है और जिसे मालगढ़ के नाम से डर लगता है। बस यही लिखा है इसमें कि मालगढ़ का राज जल्द खुलेगा। देखते हैं क्या होता है। ये एक जाल था, एक सोचा समझा जाल, और वो जाल काम किया। अगले ही दिन चंद्रभान का वो सेवक घबराहट में चंद्रभान के पास गया। चंद्रभान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि उसका राज किसी को पता चल गया है। उसी रात उसने जल्दबाजी में उस काली पगड़ी वाले आदमी को बुलाने की कोशिश की और इस बार सुमित्रा का आदमी वहां मौजूद था। उस रात का पूरा वाकया एक कागज पर लिखा गया और वो कागज अगली सुबह रानी के हाथ में था। मृगनयनी ने वो कागज राजा विक्रमसेन को दिया और साथ में वो सारे गवाह भी जो इस पूरी साजिश के एक एक हिस्से को जानते थे। विक्रमसेन ने सब पढ़ा, सब सुना। उनका चेहरा पत्थर था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ वो इंसान जानता है जिसने किसी पर भरोसा किया हो और उस भरोसे को टूटते देखा हो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कल दरबार का वो दिन सुल्तानपुर के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखा गया। सुबह जब लोग आए तो माहौल सामान्य था। चंद्रभान अपनी जगह पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही पुराना गंभीर भाव था जो उसने बरसों में ओढ़ लिया था। रणवीर अपनी जगह था, अकड़ के साथ। समरथ एक कोने में था, शांत। राजा विक्रमसेन आए। उन्होंने गद्दी पर बैठते हुए पूरे दरबार पर एक नजर डाली। फिर उन्होंने कहा, आज दरबार में एक मुकदमा है। यह मुकदमा किसी बाहरी का नहीं, यह हमारे अपने घर का है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमसेन ने इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और उनके साथ वो काली पगड़ी वाला आदमी था जिसे रात को पकड़ा गया था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और उसका चेहरा जमीन की तरफ था। यह आदमी मालगढ़ का जासूस है, विक्रमसेन ने कहा, और इसने खुद कबूल किया है कि इसे सुल्तानपुर के दरबार में किसने जगह दिलाई। चंद्रभान के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अभी भी खड़े रहने की कोशिश की। महाराज, वो बोला, यह गलत है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। चंद्रभान, विक्रमसेन की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी। झूठ बोलना तुम्हारा पुराना हुनर है, लेकिन इस बार सच के पास गवाह हैं। एक एक करके गवाह आए। हरदेव आया, बूढ़ा माली जिसके हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज साफ थी। मोहन आया, सुमित्रा आई और अंत में उस काली पगड़ी वाले जासूस ने खुद चंद्रभान का नाम लिया।
चंद्रभान के घुटने कांपे। उसने एक बार चारों तरफ देखा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो झुक गया। उसने जमीन पर माथा रखा और रोने लगा। महाराज, मैंने गलती की, वो बोला। मेरे बेटे का कर्ज था, मुझे डर था, मैं कमजोर पड़ गया। दरबार में खामोशी थी। कुछ लोगों की आंखें नम थीं। चंद्रभान पुराना था, जाना पहचाना था, लेकिन सच यही था जो सामने आया था। विक्रमसेन ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, चंद्रभान, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे को मैं माफ करता हूं, क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है, तुम्हारी सारी जायदाद जब्त होगी, लेकिन तुम्हारे परिवार को रहने की जगह दी जाएगी। यह मेरा न्याय है। यह फैसला सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। यह कठोर था, लेकिन निर्दयी नहीं था, और यही विक्रमसेन की पहचान थी। लेकिन दरबार अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रमसेन ने फिर कहा, एक बात और। उन्होंने समरथ की तरफ देखा। समरथ, आगे आओ। समरथ उठकर आया। उसने पिता को प्रणाम किया। तुमने इस साजिश को उजागर करने में अपनी मां की मदद की, विक्रमसेन ने कहा। लेकिन मुझे बताओ, जब तुम्हें पहली बार पता चला, तब तुमने सीधे दरबार में क्यों नहीं आए? यह एक सीधा सवाल था। पूरा दरबार सुन रहा था। समरथ ने जवाब दिया, पिताजी, क्योंकि सिर्फ एक बात सुनना सच नहीं होता, और जब इल्जाम किसी भरोसेमंद पर हो, तो बिना सबूत के बोलना उस इंसान के साथ भी अन्याय है। विक्रमसेन ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में कुछ था जो शब्दों में कहना मुश्किल है। एक पिता का वो गर्व जो वो अक्सर जाहिर नहीं करता, लेकिन जो हमेशा दिल में जलता रहता है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तुमने सही किया। लेकिन रणवीर, जो ये सब देख रहा था, उसके दिल में क्या था? उसे लग रहा था कि ये दरबार आज उसके छोटे भाई का जश्न बन गया है। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसने एक बार समरथ को देखा, और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो जल्द बुझने वाली नहीं थी। दरबार के बाद रणवीर अपने कमरे में बंद हो गया। उसके पास उसका सबसे करीबी दोस्त था, अमर सिंह, जो उसके साथ बचपन से था और उसकी तलवार का साथी था। अमर, रणवीर ने कहा, आज जो हुआ वो मेरे खिलाफ एक संदेश था। अमर सिंह ने कहा, भाई, ऐसा मत सोचो। समरथ ने कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं किया, लेकिन पिताजी की नजर में वो हमेशा आगे है। तुमने देखा नहीं, आज उन्होंने उसे कैसे देखा? अमर सिंह चुप रहा। वो जानता था कि रणवीर के जहन में जो ज्वालामुखी है, उसे शब्दों से ठंडा नहीं किया जा सकता। उसने सिर्फ इतना कहा, रणवीर, हो होकर रहेगा, लेकिन अपना रास्ता सीधा रखना। टेढ़े रास्तों पर चलने वाले खुद खो जाते हैं। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें खिड़की से बाहर थीं, और उस रात आसमान में बादल थे। उन दिनों सुल्तानपुर में एक अफवाह फैलने लगी। कहते थे कि पहाड़ों के उस पार, जहां घना जंगल है, एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे भूत भविष्य दोनों का पता है। लोग उसे वन की माई कहते थे। कोई उसे डायन कहता था, कोई साधु, लेकिन जो भी उसके पास जाता था, वो कहता था कि उसकी बात में कोई न कोई सच जरूर होता है। रणवीर को जब यह पता चला, तो उसके दिल में एक विचार आया, जो शायद किसी और दिन उसने खारिज कर दिया होता। लेकिन उन दिनों उसके दिल की जमीन ऐसी थी जिसमें हर बुरा बीज उग सकता था। एक रात बिना किसी को बताए रणवीर अकेला घोड़ा लेकर निकला। जंगल का रास्ता लंबा था और रात में डरावना, लेकिन रणवीर डरने वाला नहीं था। वो कई घंटे चलने के बाद जंगल के बीच में एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक छोटी आग जल रही थी, और उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें ऐसी जो अंधेरे में भी चमकती थीं। आ गए राजकुमार, वो बोली, बिना पलटे, बिना देखे। रणवीर रुक गया। तुम्हें पता था मैं आऊंगा? जो अपने दिल की आग में जलता है, वो अक्सर जंगल की तरफ आता है, उसने कहा। बैठो। रणवीर बैठ गया। मुझे बताओ, उसने कहा, क्या ये राज्य मेरा होगा? बूढ़ी औरत ने उसे देखा, एक लंबी गहरी नजर। राज्य उसका होता है जो राज्य को जीता है, उसने कहा। ताकत से नहीं, दिल से। ये पहेलियां मत बताओ, रणवीर ने कहा, सीधा बताओ।
वो मुस्कुराई। ठीक है, सुनो, तुम्हारे पास ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ताकत राजा बनाती है, राज्य नहीं चलाती। जो इंसान केवल जीतना जानता है वो जीत कर भी हार जाता है, और जो इंसान समझना जानता है वो हार कर भी जीत जाता है। रणवीर ने कुछ कहा नहीं। वो बोली, तुम्हारे भाई के पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे पास जो है वो उसके पास नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर चलो तो इस राज्य को कोई नहीं हरा सकता, और अगर तुम अलग हुए तो दोनों टूट जाओगे। रणवीर लौटा, लेकिन लौटते वक्त उसके दिल में वो बात गूंज रही थी। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत राह पर चल रहा हूं? लेकिन उसी वक्त मालगढ़ से एक खबर आई, और उस खबर ने सब कुछ बदल दिया। मालगढ़ के राजा धनंजय ने सुल्तानपुर की सीमा पर अपनी फौज खड़ी कर दी थी। उसने एक संदेश भेजा, या तो सुल्तानपुर मेरी अधीनता मानो या युद्ध के लिए तैयार रहो। यह संदेश पढ़कर पूरे दरबार में एक हलचल मची। कुछ वजीर डरे हुए थे, कुछ ने सुलह की बात की, लेकिन रणवीर उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं अपनी सेना लेकर जाऊंगा, मालगढ़ को जवाब मिलेगा। विक्रमसेन ने रणवीर को देखा, फिर समरथ को। समरथ, तुम क्या सोचते हो? समरथ खड़ा हुआ। उसने कहा, पिताजी, युद्ध से पहले एक बार यह जानना जरूरी है कि मालगढ़ की प्रजा इस युद्ध के पक्ष में है या नहीं। एक राजा की फौज तो लड़ सकती है, लेकिन एक पूरी प्रजा का समर्थन होना चाहिए। अगर हम मालगढ़ के आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएं कि हम उनके दुश्मन नहीं, तो शायद युद्ध की नौबत ही ना आए। रणवीर ने तंज करते हुए कहा, यह कविता है, रणनीति नहीं। लेकिन विक्रमसेन ने हाथ उठाकर दोनों को रोका। दोनों सही हों, उन्होंने कहा, इसलिए दोनों साथ जाओगे। यह फैसला सुनकर रणवीर और समरथ दोनों चौंके। रणवीर, तुम सेना का नेतृत्व करोगे। समरथ, तुम मालगढ़ की सीमा के आसपास के गांवों में जाओगे और लोगों से मिलोगे। दोनों काम एक साथ चलेंगे। यह विक्रमसेन का दांव था, एक ऐसा दांव जो न सिर्फ बाहरी दुश्मन के लिए था, बल्कि अपने दो बेटों के लिए भी, जो अगले कुछ हफ्ते हुए वो सुल्तानपुर की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बने। रणवीर अपनी सेना लेकर सीमा पर पहुंचा। मालगढ़ की फौज सामने थी, तनी हुई, तैयार। दोनों तरफ तलवारें थीं, भाले थे, और हवा में वो खामोशी थी जो युद्ध से पहले होती है। रणवीर ने देखा, मालगढ़ की फौज बड़ी थी, लेकिन उनके सिपाहियों के चेहरों पर एक थकान थी। वो थकान जो उन लोगों के चेहरे पर होती है जो दिल से नहीं, डर से लड़ रहे होते हैं। उसी वक्त उधर समरथ मालगढ़ के सीमावर्ती गांवों में था। वो अकेला था, न सिपाही न तलवार, बस एक घोड़ा और एक खुला चेहरा। वो गांव-गांव गया, लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी। मालगढ़ के लोग पहले डरे, यह सुल्तानपुर का राजकुमार है, कौन जाने क्या इरादा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह इंसान बैठकर बातें करता है, उनका खाना खाता है, उनके बच्चों से मिलता है, तो धीरे धीरे वो खुले। एक बूढ़े किसान ने समरथ से कहा, राजकुमार, हम युद्ध नहीं चाहते। हमारे बेटे पहले ही धनंजय की फौज में जबरदस्ती भर्ती हो गए हैं। हमारे खेत सूखे हैं क्योंकि पानी पर भी टैक्स है। हम तो बस जीना चाहते हैं। यह सुनकर समरथ की आंखें भर आईं। उसने उस किसान का हाथ थामा और कहा, काका, अगर तुम लोग चाहते हो कि यह सब बंद हो तो मुझे एक काम में मदद करो। किसान ने पूछा, क्या काम? मालगढ़ के उन सिपाहियों तक यह बात पहुंचाओ जो सीमा पर खड़े हैं कि उनके परिवार ठीक हैं, और अगर वो अपनी तलवारें रख दें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक जोखिम था, लेकिन किसान ने हां कर दी। अगले 2 दिनों में एक अजीब बात हुई। मालगढ़ की सीमा पर खड़े कई सिपाहियों के परिवारों ने उन्हें संदेश भेजे, और उन संदेशों में एक बात थी, लड़ो मत, घर आ जाओ। यह संदेश झर की तरह मालगढ़ की फौज के अंदर फैला। धनंजय के कुछ कमांडरों ने देखा कि उनके सिपाहियों के हौसले टूट रहे हैं। उसी वक्त रणवीर ने एक दांव खेला जो शायद उसने पहले कभी नहीं खेला था। उसने युद्ध का आगाज नहीं किया, बल्कि उसने मालगढ़ के कमांडर को एक संदेश भेजा, 1 दिन का वक्त दो, अगर इस 1 दिन में हमारी बात नहीं बनी तो युद्ध होगा। ये वो रणवीर नहीं था जो सिर्फ तलवार में यकीन रखता था।
यह एक बदला हुआ रणवीर था, जिसने जंगल में उस बूढ़ी औरत की बात को शायद पहली बार समझा था। उस एक दिन में समरथ ने जो काम किया था, उसका असर दिखने लगा। मालगढ़ के 3 बड़े कमांडरों ने अपने आदमियों को रोक लिया। धनंजय का सबसे करीबी सेनापति, जिसका नाम था भैरव सिंह, खुद रणवीर के पास आया। राजकुमार, भैरव सिंह ने कहा, मैं सच कहूंगा, हम यह युद्ध नहीं लड़ना चाहते। धनंजय ने हमें जबरदस्ती यहां भेजा है। अगर आप हमें यकीन दिलाएं कि मालगढ़ की प्रजा को नुकसान नहीं होगा, तो हम फौज वापस ले जाएंगे। रणवीर ने एक पल सोचा, फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा वादा है। दोनों हाथ मिले और उस एक लम्हे में बिना एक भी तलवार चले युद्ध टल गया। जब यह खबर सुल्तानपुर पहुंची तो विक्रमसेन दरबार में बैठे थे। संदेश पढ़कर उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। रानी मृगनयनी पास खड़ी थी। दोनों ने मिलकर किया। विक्रमसेन ने धीरे से कहा, हाँ, मृगनयनी बोली। रणवीर की ताकत और समरथ की समझ, जब दोनों साथ आए तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं रही। जब रणवीर और समरथ वापस आए तो पूरा शहर उनके स्वागत में निकला। लोग छतों पर थे, गलियों में थे, फूल बरसा रहे थे। लेकिन सबसे अहम लम्हा वो था जो उस रात महल में हुआ, जब दोनों भाई पहली बार इतने करीब बैठे कि उनके बीच की दीवार उन्हें खुद महसूस हुई। रणवीर ने पहल की। समरथ, उसने कहा, मुझे माफ करना। समरथ ने उसे देखा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगता था कि तुम मेरी राह में हो, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम्हारे किए बिना मेरी ताकत अधूरी थी, तब मुझे समझ आया। समरथ ने उठकर अपने भाई को गले लगाया। भाई, वो बोला, राज्य हम दोनों का है और हम दोनों इसे मिलकर संभालेंगे। विक्रमसेन उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, चुपके से, बिना बताए। उन्होंने दोनों बेटों को गले लगते देखा। उनकी आंखों में पानी था। वो पलटे और बाहर चले गए, क्योंकि कुछ लम्हे इतने पवित्र होते हैं कि उनमें शामिल होना भी उन्हें छोटा कर देता है। कुछ महीने बाद जब विक्रमसेन ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जो किसी ने नहीं सोचा था। यह राज्य रणवीर को मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा है और ताकत में कोई उसके बराबर नहीं। लेकिन समरथ इस राज्य का प्रधान सलाहकार होगा, और कोई भी बड़ा फैसला बिना उसकी राय के नहीं होगा। यह राज्य 2 स्तंभों पर खड़ा होगा, ताकत और समझ। जिस दिन दोनों साथ हैं, उस दिन यह राज्य अजेय है। दरबार ने जय जयकार किया। रणवीर और समरथ ने एक दूसरे की तरफ देखा, और इस बार उनकी आंखों में न जलन थी, न शक। सिर्फ एक वादा था जो बिना बोले भी सुनाई देता था। सालों बाद जब यह कहानी दादी नानी की जबान पर चढ़ी और बच्चों को सुनाई जाने लगी, तो अंत में हमेशा यही कहा जाता था, ताज उसे नहीं मिलता जो सबसे जोर से चिल्लाता है, ताज उसे मिलता है जो सबकी बात सुनता है। और राज्य तब तक चलता है जब तक उसमें ताकत और इंसानियत दोनों साथ हों।